नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री रावत नैनीताल दौरे पर झील अस्पताल से संबंधित योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। हरक सिंह रावत के बयान से सियासी उथल पुथल तेज। विपक्ष ने हरक के चुनाव न लड़ने के बयान के लिए चिट्ठी। कांग्रेस ने हरक को दी संन्यास लेने की सलाह। 16 नवंबर को बंद होंगे भगवान केदारनाथ के कपाट। मदमहेश्वर के कपाट 19 नवंबर को होंगे बंद। भगवान तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को होंगे बंद। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजे गए नाम। बीजेपी ने प्रदेश संगठन की ओर से भेजे नाम। एक राज्यसभा सीट पर होने वाले हैं चुनाव। प्रदेश में 2 नवंबर से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं। अधिक छात्र आए तो 2 पालियों में चलेंगी कक्षाएं। उत्तराखंड में हर्ष के साथ मनाया गया दशहरा। श्री राम के अग्निबाण से धराशायी हुआ लंकापति का अहंकार। धू धू कर जल उठा रावण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर बीजेपी राज्य में कार्यकर्ताओं होंगे प्रशिक्षित। 252 मंडलों में कार्यकर्ताओं को किया जाएगा प्रशिक्षित। 28 अक्टूबर को देहरादून में सीएम रावत करेंगे प्रशिक्षित। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार में करेंगे कार्यक्रम का आगाज। 12 नवंबर तक चलेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत हरिद्वार में करेंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 नवंबर तक चलेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। 28 अक्टूबर को देहरादून में सीएम रावत करेंगे प्रशिक्षित। देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी राज्य में कार्यकर्ताएं होंगे प्रशिक्षित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार में करेंगे कार्यक्रम का आगाज। 28 अक्टूबर को देहरादून में सीएम रावत करेंगे प्रशिक्षित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार में करेंगे कार्यक्रम का आगाज। 12 नवंबर तक चलेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। 28 अक्टूबर को देहरादून में सीएम करेंगे प्रशिक्षित। दो 252 मंडलों में कार्यकर्ताओं को किया जाएगा प्रशिक्षित। 28 अक्टूबर को देहरादून में सीएम रावत करेंगे प्रशिक्षित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार में करेंगे कार्यक्रम का आगाज। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर रायपुर विधानसभा क्षेत्र में नए आयुष हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिबन काटकर अस्पताल और वेलनेस सेंटर का शुभारंभ निरीक्षण किया। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वेलनेस सेंटर के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में लोग उत्तराखंड अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए राज्य आना चाहते हैं। इसी दृष्टि से राज्य सरकार तेजी से वेलनेस सेंटर्स को राज्य में तेजी से स्थापित कर रही है। हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और यहाँ की प्रबंध निदेशक मैडम ने ये आयुष चिकित्सालय की परिकल्पना को साकार करते हुए भगीरथ प्रयास। राज्य में वेलनेस सेंटर्स के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं और देश भर के लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में वो अपने स्वास्थ्य के लिए आना चाहते हैं। दुनिया के लोग जिस तरह से ऋषिकेश में योग के लिए आते हैं, स्वर्गाश्रम में मुनि की रेती लक्ष्मण झूला क्षेत्र में, ऐसे ही लोग हिमालय की इन पहाड़ियों में आना चाहते हैं, क्योंकि आयुष विज्ञान में और आयुर्वेद में माना गया और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि औषधीय दृष्टि से हिमालय की जो जड़ी बूटियां हैं वो सर्वोपयोगी हैं। और हमारे राज्य में जो लगभग जो जैव विविधता है, उत्तराखंड में एक राज्यसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने प्रदेश संगठन की ओर से 5 लोगों के नाम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिए हैं।
इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्यसभा के लिए केंद्र से सूची मांगी गई थी, जिसके आधार पर प्रदेश संगठन की ओर से विचार विमर्श करने के बाद दायित्वधारी पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, कैबिनेट अफसर नरेश बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल, पूर्व सांसद बलराज पासी व केंद्रीय कार्यालय प्रभारी महेंद्र पांडे का नाम भेजा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी किसी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, पर उम्मीद है कि जल्द ही केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड इस पर निर्णय लेगा। शूटर किसको कहते हैं? जो उत्तराखंड से बाहर आए या हिंदुस्तान के ही लोग होते हो? जो नाम हमसे कहा गया कि चल रहे हैं वो भेजो, तो वो नाम हमने भेज दिए। उन नामों पर चर्चा होगी या फिर कोई और नाम भी होगा। ये हमारे ऊपर कोर कमेटी केंद्र की बनी हुई है, चुनाव समिति बनी हुई है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उस बोर्ड में चर्चा होगी तो वो संभवतः हमको भी बुला लेंगे। उत्तराखंड सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर किए गए कार्यों का फीडबैक लेने और कार्यों की प्रगति जानने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद गांव-गांव जाने वाले हैं। सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य के सभी जिलों में कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक और रात्रि विश्राम करने की योजना है, जिससे योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारियां ली जाएंगी। साथ ही राज्य के सभी जिलों में जाकर जनता का फीडबैक लेने और विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया जाएगा। नहीं, मैंने सभी जनपदों में एक शुरुआत की है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करना और रात्रि विश्राम। तो तमाम तरह की बातें जो कई बार बैठकों में नहीं आ पाती हैं, तो जब हम अनौपचारिक रूप से लोग मिलने आते हैं तो कई बातें हमको बताते हैं। उसमें तमाम जो प्रबुद्ध किस्म के लोग हैं वो भी अपनी बात बताने आते हैं, तो उनसे सरकार को एक फीडबैक मिलता है। तो वो सारे काम इस दौरान हम कर रहे हैं। अभी मैं 3-4 जिलों में रुका हूँ। मैं सभी जिलों में मेरी योजना है और फिर मेरी ये भी योजना है कि आगे चल करके कुछ गाँवों में जाकर भी मैं फील्ड में जाकर के भी उन गाँवों में जो योजनाएं दी गई हैं वो धरातल पर स्वयं उनका निरीक्षण करने और देखने में जाऊँगा। उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद श्री मंत्री हरीश सिंह रावत शुक्रवार को पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर डाला। हरीश सिंह रावत के इस बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल का माहौल पैदा कर दिया है। मंत्री ने अपने इस फैसले को व्यक्तिगत निर्णय बताया है, लेकिन उनके इस फैसले पर विपक्ष ने चुटकी लेना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। 2022 में चुनाव एमएलए का। उत्तराखंड की सियासत में यूं तो कई नामी चेहरे शामिल हैं, लेकिन बात करें हरक सिंह रावत की तो उनकी एक अलग ही पहचान है। लेकिन हरक सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में अचानक चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। अब उन्होंने बयान दिया है तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। वहीं हरक सिंह रावत के इस बयान से भाजपा में उथल पुथल का दौर शुरू हो गया है, जिसको लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार का कहना है कि हरक सिंह रावत का निजी फैसला है, वे 2022 के चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का निर्णय नहीं लिया है और न ही भाजपा का साथ छोड़ने के बारे में सोचा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। बात नाराजगी की नहीं है। उन्होंने ये कहा कि नई पीढ़ी को भी स्थान देना मिलना चाहिए, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। अब ये कह दिया उन्होंने, लेकिन साथ में पीछे ये कहा कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, जो भी पार्टी निर्देश करेगी वो करूंगा। अब पार्टी से अभी बात नहीं हुई है, न तो मुझसे हुई, न मुख्यमंत्री जी से हुई, न संगठन मंत्री जी से हुई।
अब बात होगी तो विषय समझ में आएगा। कोई ऐसी कोई बात होगी जिसके कारण कोई नाराजगी की बात हो तो फिर उसको समझ लिया जाएगा। भाजपा 2022 के चुनाव की तैयारी में जुटी है। हरक सिंह रावत ने अपनी अब तक की सियासी पारी में जिस भी विधानसभा से ताल ठोकी उसे ही अपना बना लिया। हरक के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान से कितना फर्क पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बात करें विपक्ष की तो हरक सिंह रावत के इस बयान से साफ तौर पर विपक्ष चुटकी लेता नजर आ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हरक सिंह रावत के इस बयान को ज्यादा संवेदनशीलता के साथ नहीं लेना चाहिए। पार्टी का कहना है अगर हरक सिंह रावत का राजनीति से इतना ही मन उठ गया है तो उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। ये पॉलिटिक्स में बयानबाजी चलती रहती है, हम भी तो बयान दे रहे हैं। अगर कोई घटना होती है तो उसमें घटना पे प्रतिक्रिया अपने अपने हिसाब से होती है, अपने अपने हिसाब से आदमी प्रतिक्रिया देता है। तो प्रतिक्रिया इंदिरा जी की हो, मेरी प्रतिक्रिया तो ये है कि जो सज्जन कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा 2022 में, उन सज्जन ने गंगा जल हाथ में लेके कसम भी तो खाई थी कि धारी देवी की कसम, गंगा मैया की कसम, मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा, नहीं तो शपथ ही नहीं लूंगा, और उसके बाद शपथ ली कि नहीं ली। हरक सिंह रावत के इस बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में जहां घमासान का माहौल पैदा कर दिया है, तो वहीं प्रदेश में लगातार पैर जमाने की कवायद में जुटी आम आदमी पार्टी ने भी इस पर अपनी बयानबाजी शुरू कर दी है। आपका कहना है कि हरक सिंह रावत सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, ऐसे में वह इतनी आसानी से और यूं ही चुनाव न लड़ने का ऐलान कैसे कर सकते हैं। हालांकि असल बात के लिए कुछ दिन का इंतजार और करना होगा, लेकिन इतना तय है कि हरक के जाने के बाद भाजपा सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का जो अंदरूनी कलह है उसकी अब परतें खुलने लगी हैं। जिस प्रकार बीजेपी में मुख्यमंत्री और विधायकों और मंत्रियों में आपस में समन्वय नहीं है, वो साफ दिखाई दे रहा है। अभी पूर्व में बीजेपी के एक मंत्री को पद से हटाया गया है, जिसके चलते वो नाराज हैं, और इस नाराजगी के चलते उन्होंने आज ये कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की अंदरूनी कलह को साफ दिखाई दे रही है। हरक सिंह रावत के बयान को लेकर तर्क वितर्क का दौर चलने लगा है और बयानबाजी सामने आने लगी है। अब देखना यह है कि हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद विपक्ष और क्या रणनीति अख्तियार करता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। कोविड-19 के चलते सितारगंज फॉर्मल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला विजयदशमी का पर्व इस वर्ष सामान्य रहा। यहाँ हर साल विजयदशमी के पर्व पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण तीनों के ऊंचे ऊंचे पुतले बनाकर उनका दहन किया जाता था, लेकिन इस वर्ष सिर्फ रावण का पुतला, जिसकी ऊंचाई लगभग सिर्फ 12 फीट के आसपास रही। वहीं कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए रामलीला पुर से सितारगंज में ज्यादा भीड़ भी इकट्ठा नहीं हुई। बता दें कि यहाँ कम संख्या में लोग राम लखन पहुंचे और निश्चित समय पर रावण के पुतले का दहन किया गया। सभी क्षेत्रवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं। हर वर्ष यहां बड़ी धूमधाम से दशहरा का मेला मनाया जाता था, लेकिन कोविड-19 के चलते सुरक्षा की दृष्टि से ये इस बार प्रतीकात्मक रूप में बहुत छोटा सा, क्योंकि परंपरा भी हमारी बनी रहे और कोविड के जो नियम है उसका भी पालन हम करते रहे, उसको देखते हुए एक छोटा सा पुतला बनाया गया, इसका दहन किया जाएगा और इसमें सरकार की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया है। रुद्रप्रयाग पंचकेदार शीतकालीन गद्यस्थल ओमकारेश्वर मंत्री योगी भट्ट में भगवान केदारनाथ और द्वितीय केदार मध्वेश्वर के कपाट बंद होने की तिथि और समय घोषित कर दिया गया है। वेदपाठी, हकूकदारी एवं देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों की मौजूदगी में यह घोषणा की गई, जबकि तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि शीतकालीन गद्यस्थल मार्कंडेय तीर्थ मुक्कू मठ में वेदपाठियों द्वारा पंचवांग गणना के अनुसार घोषित की गई। 16 नवंबर को बंद होंगे भगवान केदारनाथ के कपाट। प्रातः 8:30 पर किए जाएंगे कपाट बंद। भगवान मदमहेश्वर के कपाट 19 नवंबर को होंगे बंद। सुबह 7:30 में किए जाएंगे कपाट बंद।
तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को होंगे बंद। शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में की गई घोषणा। केदारनाथ और मदमहेश्वर के कपाट बंद होने की घोषणा। हर साल विजयादशमी के पर्व पर भगवान केदारनाथ, द्वितीय केदार मदमहेश्वर व तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि और समय निर्धारित की जाती है। वेद पाठी, हकूकधारी और देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारियों की मौजूदगी में लगनानुसार यह तय किया जाता है। आज विजयादशमी के पावन पर्व पर भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में कपाट बंद होने की तिथि और समय निर्धारित की गई। भगवान केदारनाथ के कपाट 16 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर प्रातः 8:30 पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। डोली प्रथम रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी और डोली का दूसरा रात्रि प्रवास गुप्तकाशी में होगी। 18 नवंबर को डोली शीतकालीन गद्दी स्थल पहुंचेगी। यहां पर पहले से मौजूद भक्त डोली का स्वागत करेंगे। द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट 19 नवंबर को कपाट प्रातः 7:30 पर बंद कर दिए जाएंगे। डोली प्रथम रात्रि प्रवास गोंडार में होगा। 20 को डोली रांसी, 21 को गिरिया और 22 को डोली ओखीमठ पहुंचेगी और उसी दिन एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष भगवान केदारनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए 16 नवंबर को बंद किए जा रहे हैं। भगवान जी की उत्सव चल विग्रह डोली अपने प्रथम पड़ाव में पहले रामपुर आएगी और द्वितीय पड़ाव में भगवान जी की उत्सव डोली गुप्तकाशी और तृतीय पड़ाव में भगवान जी की उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होंगी। इसी तरह भगवान अपने सभी भक्तों को आशीष देते हुए यहाँ पे अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ में विराजमान होंगे। इससे पहले यह मेला 3 दिवसीय हुआ करता था, मगर इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण मेले को 1 दिवसीय किया गया है। तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि शीतकालीन गद्दी स्थल मार्केंडेय तीर्थ मक्खू मठ में वेद पाठियों द्वारा पंचांग गणना के अनुसार घोषित की गई। भगवान तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर 11:30 पर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। बाबा के केदारनाथ धाम में ड्यूटी देने से अधिकारी कतरा रहे हैं और बार बार मेडिकल लेकर घर पर छुट्टियां काट रहे हैं। ऐसे में अब जिलाधिकारी वंदना सिंह द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ में ड्यूटी से बच रहे अधिकारी, मेडिकल लेकर घर में काट रहे छुट्टियां। 2 माह से मेडिकल पर है उप जिलाधिकारी ऊखीमठ। ड्यूटी लगते ही मेडिकल लेकर घर चले गए एसडीएम। डीएम ने एसडीएम की मेडिकल की जांच के दिए आदेश। शासन से की केदारनाथ में स्थायी एसडीएम की मांग। बाबा के धाम केदारनाथ में ड्यूटी देने से अधिकारी कतरा रहे हैं और बार बार मेडिकल लेकर घर पर छुट्टियां काट रहे हैं। ऐसे में अब जिलाधिकारी वंदना सिंह द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल लेकर छुट्टियां काट रहे अधिकारियों के मेडिकल की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें, केदारनाथ जैसे विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्र में अधिकारी ड्यूटी देने से इनकार तो नहीं कर रहे, लेकिन जाने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में वे ड्यूटी लगने पर मेडिकल लेकर छुट्टी पर जा रहे हैं और ड्यूटी से बचने के लिए बार बार मेडिकल ले रहे हैं। उप जिलाधिकारी ऊखीमठ वरुण अग्रवाल सितंबर प्रथम सप्ताह में मेडिकल लेकर घर चले गए थे। तब से लेकर अब तक वे अपनी ड्यूटी पर नहीं आए हैं और बार बार मेडिकल लेकर छुट्टियां काट रहे हैं।
उनकी अनुपस्थिति के कारण जहां तहसील ऊखीमठ में कार्य नहीं हो पा रहा है, वहीं केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में भी देरी हो रही है। 2 माह से एसडीएम गायब है, जिस कारण तहसील में फाइलों की ढेर लगी हुई है। स्थानीय जनता इतनी परेशान है कि कई बार उप जिलाधिकारी के स्थानांतरण की मांग कर चुकी है, मगर शासन प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। ऊखीमठ के उप जिलाधिकारी के द्वारा सितंबर 1 वीक में निजी कारणों से 5 दिवस का अवकाश लिया गया था, जो उनको स्वीकृत किया गया था। उसके पश्चात विभिन्न अलग अलग तिथियों पर उनके 3 चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि डॉक्टर की सलाह पर उनको टाइफाइड होने की वजह से बेड रेस्ट के लिए रेकमेंड डॉक्टर ने किया है, इसकी उन्हें अनुमति दी जाए। उनके मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन के लिए सीएमओ को हमारे द्वारा प्रेषित किया गया है। साथ ही यात्रा और केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के महत्व को देखते हुए शासन से एक पूर्णकालिक एसडीएम की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया है। बता दें कि बीते वर्ष जून माह में केदारनाथ में तैनात एसडीएम गौरव चटवाल ने त्याग पत्र दे दिया था। तब पूरे प्रदेश में हंगामा हो गया था। वहीं इस मामले में डीएम वंदना ने कहा कि एसडीएम की मेडिकलों की सीएमओ की जांच के लिए भेज दिया गया है और शासन से केदारनाथ के लिए स्थायी एसडीएम की मांग की गई है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित टिमरी की रिपोर्ट। विजयदशमी पर्व के दिन बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामले में सरकार द्वारा जनता से किए जा रहे झूठे आश्वासन से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का रावण रूपी पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि पूर्व जिलाधिकारी द्वारा बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद क्षेत्र की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जहां पूरा देश विजयदशमी का पर्व मना रहा है, तो वहीं बाजपुर के लोग बीते कई महीनों से चैन की नींद भी नहीं सो पा रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार बाजपुर के लोगों की अनदेखी कर रही है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड की सरकार है, वो भी अपने आप में रावण रूपी उनकी जो गतिविधियां हैं, उनकी जो कार्यशैली है, वो भी अहंकारी रावण की तरह है। आज विजयदशमी का दिन है और बाजपुर के 20 गांव और हजारों परिवारों के लिए ना कोई दशहरा ना दिवाली, क्योंकि उनका सुख चैन नींद सब कुछ ये रावण रूपी सरकार हर चुकी है। दशहरे के दिन रावण के रूप में हमने उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन किया है कि हम सब बाजपुर वासियों के लिए तो ये सरकार भी रावण के रूप में ही काम कर रही है। जनता के जो जनहित के विषय हैं उन पर कोई निर्णय, कोई सकारात्मक निर्णय ये सरकार नहीं ले रही है। सितारगंज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा जनपद में अवैध गौकशी के विरोध में अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के दिशा निर्देशों के अनुसार क्षेत्र अधिकारी सितारगंज प्रभारी निरीक्षक के निर्देश में धीरेन्द्र सिंह परिहार के नेतृत्व में पुलिस टीम तैयार की गई। बता दें कि गौकशी की सूचना पर पुलिस टीम ने ग्राम बिथागपुर में दबिश डाली गई। मौके पर मौजूद 5 आरोपी फरार हो गए। घटनास्थल से प्रतिबंधित और औजार बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गौकशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बिथागपुर में कुछ लोग आंगनबाड़ी केंद्र बाजार के पीछे गौकशी कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर धीरेन्द्र परिहार के नेतृत्व में गाँव में छापा मारा गया। यहाँ पर 5 लोग गौकशी कर रहे थे। रात्रि में मैं सुरेंद्र सिंह बेस्ट चौकी इंचार्ज सिटकुल और हमराई करूँगा। रात्रि का समय है तो मुखबिर की सूचना से ग्राम बिथागपुर में खेतों से 2 कुंटल मांस पकड़ा गया है, प्रतिबंधित गौ मांस पकड़ा गया है और जिसकी सैंपलिंग वगैरह की जा चुकी है। और मौके से जब पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई थी तो मौके से 5 अभियुक्त जो थे दबिश के दौरान भाग गए थे खेतों में। तो सर कोई औजार वगैरह भी नहीं? सीधे औजार। हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।